व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी होती है जिसको हम कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसमें हमारी वर्किंग कैपेसिटी या तो एकदम घट जाती है या तो खत्म हो जाती है। हमारी वर्किंग कैपेसिटी या तो एकदम घट जाती है या फिर एकदम खत्म हो जाती है। और ये वैसी कंटिजेंसीज हैं जिसमें हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। We need help from society at large to get us over that problem. सोशल सिक्योरिटी हमें वैसे कंटिजेंसीज में चाहिए होती है जिसमें कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी या तो एकदम घट जाती है या फिर खत्म हो जाती है, और वैसे में हम अपना केयर खुद नहीं कर सकते। वी फील इनसिक्योर, हमें इनसिक्योरिटी होती है बहुत सारी चीजों की, जैसे नौकरी चली जाएगी, हमारे पीछे हमारे घर वालों का क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, ब्ला 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 ब्ला। वैसे कंडीशंस में हमें सिक्योरिटी चाहिए, और ये जब सोसाइटी एट लार्ज हमें प्रोवाइड करता है तो उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी किन कंडीशंस, अभी जो हम लोगों ने बात की कंटिजेंसीज की, लाइफ की, कि ऐसे ऐसा सर्कमस्टेंस आता है कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है या फिर खत्म हो जाती है। क्या कंडीशंस हो सकते हैं? सिकनेस, ओल्ड एज, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट। सिकनेस में क्या होता है? सिकनेस में हम कब बीमार पड़ेंगे, क्या ये प्लान है? नहीं। अभी जब हम सिकनेस बोल रहे हैं तो दिमाग में आएगा सर्दी खांसी बुखार, थोड़ा सा वायरल फीवर, एक सप्ताह के बाद काम पे चलेगा। लेकिन ये सिकनेस कैंसर भी तो हो सकता है। जब आपको बीमारी ही है तो बीमारी हो सकती है किसी तरह की, किसी के हार्ट की सर्जरी हो सकती है, 2-3 महीना वो अनफिट हो सकता है काम करने के लिए, या वो जब काम करने के लिए आए तो उसका वर्किंग पैटर्न ही चेंज हो जाए। अब हार्ट का पेशेंट है तो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है, बहुत हैवी काम नहीं कर सकता है सर्जरी के बाद आकर के। समझ रहे हैं आप? तो वैसी कंडीशंस में आप बीमार पड़े, आपको कोई मुसीबत हो जाए और कंपनी बाहर कर दे, तो एक तो वर्किंग कैपेसिटी घट गई और दूसरा जॉब चला गया। क्या ये दुगनी मार नहीं है? न सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर, बट जो उसके पीछे उसका पूरा परिवार है वो कैसे खाएगा पिएगा, और अगले जगह उसकी नौकरी कब लगेगी, क्या लगेगी, कैसे होगा, क्या होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। दिस इज सो अनसर्टेन। तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम ऐसे कंटिजेंसीज में उनको प्रोटेक्ट करें, उनको सिक्योर फील कराएं, उनको लीव दे दें? ठीक है, आप बीमार हैं, आप 4 दिन रेस्ट करके आइए, या आपकी सर्जरी है तो आप इतने दिन वहां रहिए, आपको मेडिकल फैसिलिटी देते हैं क्योंकि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। अंडरस्टूड? अभी हम और इलैबोरेट करेंगे इसको। सेकेंड कंटिजेंसी, मैटरनिटी। Maternity is a natural phenomenon of life. There are so many women workers across the world who are employed in a job. अब किसी के लिए मैटरनिटी बहुत स्मूथ होता है, किसी के लिए मैटरनिटी स्मूथ नहीं होता है। There are so many complications. The woman becomes unfit for a longer period of time than expected, even pre-maternity. तो वैसे कंडीशंस में अगर उनको नौकरी से निकाल दिया जाए कि आपकी वर्किंग कैपेसिटी घट जाएगी, क्या आपको निकाल दिया जाए, क्या आप बहुत फिट नहीं है तो हमारा काम हर्ज हो रहा है, इज इट ओके? नो। women constitute half the population, so women workers को प्रोटेक्ट करने के लिए उस इनसिक्योर टाइम में उनको सोशली प्रोटेक्ट करना ये काम है गवर्नमेंट का, राइट? वरना ऐसे तो कोई भी एम्प्लॉय चाहेगा कि उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि even after maternity when she come back to work, this is presumed कि अनडिवाइडेड अटेंशन देना थोड़ा मुश्किल होता है। बच्चे होते हैं तो the children, the small children, they need mothers. ये एम्प्लॉयर सोचते हैं कि भाई अभी तो इसका ध्यान रहेगा घर पे, छोटा बच्चा है तो ये घर और ये लीव भी लेगी।
आप तमाम तरीके की चीज अपने आसपास के सराउंडिंग से, आपके घर में मदर्स होंगी या फिर आपके घर में बहन होंगी, भाभी होंगी, जो भी वुमेन है, अगर ऐसी कंडीशन आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं अनडिवाइडेड अटेंशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या वुमेन को उस वक्त सपोर्ट, वुमेन वर्कर्स को सपोर्ट किया जाना एक काम नहीं है गवर्नमेंट का? वरना ऐसे तो सारी वुमेन वर्कर्स को निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट इज डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट में क्या होता है, आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया और आप डिसेबल हो गए, हो जाते हैं लोग, बहुत होता है एक्सीडेंट, डिसेबल हो गए, तो वहां पर एक तो आप डिसेबल हो गए, आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई, और दूसरा डिसेबलमेंट के नाम पे आपको निकाल दिया जाए। आपके पीछे आपके परिवार वाले क्या खाएंगे, उनके ऊपर तो दुगनी मार पड़ गई। एक तो आप अपंग हो जाएंगे, जो वर्कर्स हैं वो अपंग हो जाएंगे, और फिर उनके परिवार वाले को, क्योंकि उस तरीके से नौकरी मिलना भी मुश्किल है। तो क्या अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ हो जाता है तो उन वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये मानवता के नाम पे है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक बात समझिए कि कोविड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन निकाल दिए कि सरप्लस एम्प्लॉय है, सरप्लस हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है, करके निकाल दिया ना, तो टर्मिनेट कर दिया वो एक तरीके से एम्प्लॉयज को। जब एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, रिट्रेंच कर दिया जाएगा, क्लोजर कर दिया जाएगा, आपने इंडस्ट्रियल सिकनेस में पढ़ा है ना, क्लोजर हो जाता है, तो उतने एम्प्लॉयज का क्या होगा, इसका प्रावधान है लॉ में। क्या आप ऐसे रातों रात नहीं बोल सकते कि अब आप नहीं करिए, पूरा परिवार उस पर डिपेंडेंट होता है। और आपको ये समझ में नहीं आएगा, अभी हम एक चार्ट बना के समझाएंगे, पहले ये समझ लीजिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या कुछ पैसा इसलिए एज वेलफेयर कि जब तक आप दूसरी नौकरी ना ढूंढ लें, आपको खाने पीने के लाले ना पड़े, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें तब तक, राइट। देयर आर मेनी जॉब्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सेविंग नहीं होती है, ये नहीं है कि आप एक महीना खा लेंगे उससे। देयर आर डेली वेजेस अर्नर्स, तो बहुत कम पैसा जिनको मिलता है, अगर नौकरी चली जाए तो बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती है उनके लिए, ओके। एंड देयर इज ओनली वन ब्रेड लाइनर ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट क्या है, ओल्ड एज। जब तक फिट हैं, जब तक यंग हैं, तब तक आप बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब यू अप्रोच ओल्ड एज, your working efficiency will reduce, right? When your working efficiency will reduce, how will you eat when you are retired? आप कैसे खाएंगे पिएंगे, आप कैसे अपना मेडिकल फैसिलिटी का केयर कर सकते हैं? ओल्ड एज होगा तो ज्यादा बीमार पड़ेंगे, राइट, ज्यादा दवा की, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, खाने की शायद ज्यादा जरूरत पड़े अपने आप को फिट रखने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर योर मोरल। समाज में ऐसा होता है ना कि you are left alone, old age people are left alone, they are not looked after by their children, है ना, बच्चे छोड़ देते हैं, कई जगह पे आप देखेंगे ये चीज। तो इन दैट केस उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दी जाती है। प्रोविडेंट फंड शुरू ही इसलिए हुआ था ताकि जो वर्कर्स हैं वो जिंदगी भर इंडस्ट्री में काम किए, और उसके बाद जब वो रिटायर हो गए, जब अब वो रिटायर हो गए, उनसे काम नहीं लिया जा सकता है, फिर वो खाएंगे क्या? सेविंग्स करके रख पाना संभव नहीं है। आपको अगर पर मंथ 2000 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, सपोज 2000 मिलती है, और आपको बोला जाए कि उसमें से हर महीने 500 रुपए आप बचाइए, तो एक साल में 6000 रुपए बच जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है, आपका कुछ ना कुछ खर्च निकल आएगा। लेकिन अगर कोई 500 रुपया आपके वेलफेयर के लिए पहले ही डिडक्ट करके बोले कि ये तुम्हारे लिए हम रखेंगे और साल के अंत में तुमको दे देंगे, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है कि उस 1500 में आपका काम चल जाए। होता है ना ऐसा? ऐसा देखेंगे तो जरूरत आ जाएगी।
तो आप उन फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचिए जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनकी फीस है, बीमार पड़े, खाना पीना है, गेस्ट है, फलाना फलाना। हाउ विल दे ईट व्हेन दे बिकम ओल्ड? इसलिए रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू हुई। रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड का एक इकट्ठा पैसा आपको दिया जाएगा। पेंशन तो बाद में शुरू हुआ, प्रोविडेंट फंड पहले शुरू हुआ। ठीक है, ये ओल्ड एज हो गया। ग्रेच्युटी एक लॉ है, उसमें भी ओल्ड एज कवर्ड है। नेक्स्ट, डेथ। डेथ में वर्किंग कैपेसिटी क्या होती है? समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। द वर्किंग कैपेसिटी गेट्स ओवर। व्हेन यू आर डेड, यू आर डेड। Whom will it impact? The family. Say for example, a person is the only breadwinner of the family. आप ये समझ सकते हैं बस सोच करके कि अगर फैमिली में हम अपने फादर्स को हटा दें तो क्या हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही रहेगी? नहीं रहेगी। तो आप समझिए कि ये कितनी बड़ी त्रासदी है किसी के लाइफ के लिए कि अकस्मात किसी की डेथ हो जाए, ब्रेडवाइनर की, फादर या मदर की डेथ हो जाए अचानक वर्क प्लेस में। उसकी फैमिली, पढ़ाई लिखाई, शादी, फ्यूचर, सेविंग, मेडिकल, सब कुछ उस पे डिपेंडेंट होता है। तो डेथ में बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी बनाया, ये रूल बनाया, लेजिस्लेशन बनाया, लॉ बनाया कि डेथ में आपको बेनिफिट देना। कंपेंसेशन सुना है ना, कंपेंसेशन मिलता है, डेथ कंपेंसेशन। डेथ का कंपेंसेशन मिलता है। अनुकंपा पे नौकरी दी जाती है। और ईएसआई एक बहुत अच्छा लॉ है जिसमें एक और चीज कवर्ड है। उसमें ये भी कवर्ड है कि जैसे हमारे यहाँ ये है ना कि अंतिम संस्कार करना भी बहुत जरूरी है, राइट? अंतिम संस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंसान के लाइफ का। ये हम अपनी एथिकल और सोशल ड्यूटी, कल्चरल ड्यूटी है, ये हमारे कल्चर में एक तरीके से अंतिम संस्कार होना चाहिए। लेकिन आप ये बात समझिए, कोविड के समय में गंगा में बहुत सारी लाश थी ना, यहाँ पे भी थी लाश, पटना में और कलकत्ता वगैरह में भी बहुत थी लाश, यूपी, कलकत्ता, ये सब। क्या वो सब अच्छे फैमिली के लोग थे? अच्छे इन द सेंस कि पैसे वाले परिवार के लोग इस तरह मरते हैं क्या? नहीं मरते। वो कौन लोग थे? They were the weaker class, they were the impoverished class, जो अपने घर के ब्रेड वाइनर को गहना जेवर बेच के, किसी से कर्ज 20,000 रुपए किसी से कर्ज मांग करके इलाज कराया और उसके घर का मेंबर डेड हो गया। उसको ये पता नहीं है कि नेक्स्ट टाइम हम उसका कर्जा कब चुका सकेंगे। वो फिर अपने बाल बच्चों के बारे में सोचेगा पैसा बचाना कि वो अंतिम संस्कार करेगा? बताइए, समझ रहे हैं आप? एक रिक्शा वाला कमाता है तो खाता है। सबके ऊपर मार पड़ी थी ना कोविड में। पानी पूरी वाला लगाता है रात शाम भर में, रात भर में देखिए कितनी बिक्री होती है उसकी। वो कमाता है तो खाता है, लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई कि सब बंद था। माइग्रेंट वर्कर्स की हालत क्या हुई थी देखे थे ना? क्या वो नॉर्मल कंडीशंस में लोग ऐसा करते हैं? 1,000 किलोमीटर सर पे बच्चा रख करके चल दिए। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से गुजरे होंगे वो लोग। लाश को ऐसे ही छोड़ देना, पेट्रोल से जला देना, डीजल से जला देना, ये सब क्या है? ये वो लोग करते हैं जिनके पास एकदम साधन नहीं। तो अंतिम संस्कार को एक इम्पोर्टेंट संस्कार माना जाता है और गवर्नमेंट उस चीज को डिसेंटली करने के लिए एज अ ड्यूटी ईएसआई में फ्यूनरल बेनिफिट देती है। 15,000 रुपए के आसपास है, लॉ में थोड़ा चेक करना होगा। 15,000 घर के बड़े लड़के को, या फिर अगर बड़ा लड़का नहीं है तो किसी और, ताकि आप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। वर्कर का बहुत खर्च होता है ना, लकड़ी जलती है, दिया जाता है, पूजा होती है, खिलाते हैं समाज में लोग, राइट? तो दीज आर द 6 मेन कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ जब हमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए होती है। समझ आई बात? अब सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? ठीक है, अब आप समझिए कि सोशल सिक्योरिटी दिया जाना इतना जरूरी क्यों है। क्यों नहीं छोड़
छोड़ के पिएगा। अपने पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन विच इज फिजिकली एंड मेंटली फिट, वन विच इज, आप ये लिख लीजिए, हम फिर समझा रहे हैं। क्या करना है? Online students, writing. Yes, ma'am. आप समझिए इस चीज को, ये क्या है, क्यों ये चार्ट समझाएंगे। हम अपनी आबादी को, पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, एक जो फिजिकली और मेंटली फिट होता है, जैसे हम और आप फिजिकली भी फिट हैं और मेंटली भी फिट हैं। एक वो भी जो या तो फिजिकली फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है, जैसे कोई हैंडीकैप हो गया, कोई पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, काम नहीं कर सकता है ना, रोड पे भी दिखते हैं ऐसे लोग, और घर में भी होते हैं, काम नहीं कर सकते। दूसरा, जो लोग फिजिकली और मेंटली फिट है, हम आप या हमारे जैसे और भी लोग, उनमें भी दो कैटेगरी आएगी, एक जो काम करना चाहते हैं और एक जो काम करना ही नहीं चाहते। होते हैं ना ऐसे, काम नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल, साधु सर नहीं करते वो काम, नॉट टॉकिंग अबाउट जो लोग एम्प्लॉयड हैं होंगे, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्या वो डिपेंडेंट्स नहीं है? बेगर, हाँ क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। साधु सर, मतलब साधु संघ सारे नहीं कराते हैं ना, सब नहीं कराते हैं। आप बनारस घाट पे जाइएगा तो वो जगह हर जगह करते रहेंगे, काम नहीं करते। बेगर्स, जो बोला, बेगर्स जो भीख मांगते हैं, है ना। बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट विचारधारा के भी जो लोग होते हैं, जिनको लगता है कि काम करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, हम सोसाइटी के हैं, सोसाइटी हमारी है, इस तरह के लोग भी होते हैं, वो भी काम नहीं करते। हाई क्लास स्टेटस की, हाई स्टेटस क्लास की वुमेन करती है काम, दे कंसिडर इट अगेंस्ट, मुझे करने की जरूरत है। होते हैं ना ऐसे,
अच्छा, फैमिली प्रेशर से बहुत सारी लड़कियां काम नहीं करती, नहीं है? बहुत सारे लड़के ऐसे नहीं काम करना चाहते हैं, होंगे ना, है रहते हैं। आप बताइए, जो विलिंग है काम करने के, जो नहीं करना चाहते उनको तो छोड़ दीजिए, मतलब कैटेगरी। जो काम करना चाहते हैं उसमें भी तो दो डिवीजन है, एक एम्प्लॉयड और एक अनएम्प्लॉयड। अच्छा, जैसे मैं एम्प्लॉयड हूँ, आई बी कॉल्ड विलिंग टू वर्क भी है और एम्प्लॉयमेंट भी है। आप अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में, आप विलिंग टू वर्क है, ये खत्म होगा फिर आप नौकरी ज्वाइन करें, ठीक है? विलिंग टू वर्क में वो लोग भी, विलिंग टू वर्क बट अनएम्प्लॉयड में वो लोग भी आते हैं जिनकी अभी तत्काल नौकरी गई है, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग दे आर ट्राइंग टू चेंज, या कोविड वगैरह में जिनकी नौकरी चली गई वो दूसरी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड में आते हैं, बट दे आर विलिंग टू वर्क, सूनर और लेटर दे विल फाइंड द जॉब, तो वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है? अब अगर आप नंबर दे दो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6। physically and mentally fit, 1 willing to work, 3 employed, 5। इधर से बताओ, 2 4 6। न काम किया, न करने के लायक है, न करना चाहता है। 6 को करना चाहता है, 6 अनएम्प्लॉयड, सॉरी नहीं 6 अनएम्प्लॉयड, हाँ ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, विलिंग अनविलिंग टू वर्क है, और फिजिकली और मेंटली फिट भी। ये आबादी, ये जो है ये सिर्फ 33% है, कितना कम। तो क्या ये 67% हुआ ना? नहीं पूरा एक जनरल तुमको बता रहे हैं, ये फिगर थोड़ा इधर उधर हो भी सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि क्या इन तीनों पे ये पूरी जनसंख्या डिपेंडेंट नहीं है, कि नहीं है? हमने गिना साधु संत नहीं कमाते हैं, खाते तो है ना, कहाँ से आ रहा है वो रेवेन्यू? कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है। अगर सैलरीड आदमी हरिद्वार जाना बंद कर दे, कोई जाए ही ना, क्या रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस जगह का? हुआ था ना बंद, अभी भी चारधाम यात्रा बंद है ना, तब आपको समझ में आया? तो इनको सोशल सिक्योरिटी अगर नहीं दी जाए और ये अनएम्प्लॉयड हो जाए या ये गलत रास्ते पे समाज में चले जाएं, तो क्या इतना बड़ा मास इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, और बढ़ ही जाएगा। उस पर डिपेंड, अनएम्प्लॉयड है तो बच्चे हैं आप लोग, तो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है ना, पापा कमा रहे हैं तभी तो आप स्कूल का फीस भर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आप भी जाके बाहर सामान खरीद रहे हैं, तो किसी और का प्रोडक्शन साइकिल पड़े कि नहीं? आप जो भी खरीद रहे हैं बाहर और जो एम्प्लॉयमेंट दूसरों का जनरेट कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? पापा कमा रहे हैं, मम्मी कमा रही है, इसलिए सोशल सिक्योरिटी देना जरूरी होता है। अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं दिया जाए तो क्या ये सामाजिक प्रॉब्लम्स को जन्म नहीं देगा? पैसा अगर नहीं हो, बहुत गरीबी होती है तभी अनएथिकल काम होता है। किसी का हॉबी हो चोरी करना तो कोई गलत बात है, फैशन हो चोरी करना, देखिए अगर किसी, लेकिन जनरली जो सोशल इविल्स होता है जो गवर्नमेंट देखती है, वो इसलिए होती है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर बच्चा भूखा मरेगा उसको देख करके चोरी करेगा ही उसका पेरेंट। अपने बच्चे कौन भेज देते हैं? क्या कोई अच्छे घर का आदमी ऐसा करता है?
आप ट्राइबल एरियाज वगैरह में देखेंगे, सुनेंगे न्यूज में, उड़ीसा में या झारखंड के बहुत इंटीरियर में, जहाँ पे कि बिल्कुल लिटरली मार भात भी नहीं खा सकते वो लोग, इतना भी नहीं होता है। लेकिन जो भी करता है बोलो। जो भी करता है वो जानबूझ के करता है, वो सब तो मेहनत से कमा सकता है। हाँ, कमा सकता है तो साधु संत भी कमा सकता है, लेकिन होता नहीं है ना। तो ये तो गवर्नमेंट सोचेगी ना इस बारे में, क्या होना चाहिए ये सबको पता होता है, लेकिन जो होता है तुमको तो उसी से डील करना होगा ना, है कि नहीं। तो वो बच्चे भेज देते हैं कि वहां पे तो ठीक से खाएगा हमसे तो, और हमें कुछ पैसा मिल जाएगा। अब ये तुम बोलोगे बेटा कि वहां पे जो वर्कर्स होते थे उनको हर दिन का वेज मिलता था ना, अब इतना रेगुलराइज कर दिया गया ना हर चीजों को कि हम अधिकार के बारे में बात करते हैं, वर्कर के अधिकार के बारे में बात करते हैं। अभी भी झारखंड वगैरह का इंटीरियर एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, तो बहुत सामाजिक बुराई इसे जन्म देगी। अगर बाकी समाज के बारे में हम नहीं सोचेंगे, गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, तो ट्रैफिकिंग बढ़ेगी, रॉबरी बढ़ेगी, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ेगा, डकैती बढ़ेगी समाज में। तो क्या इन सोशल इवेंट्स को गवर्नमेंट बहुत दूरदर्शिता के साथ ये सारी चीजें दी जाती है? खाने को पैसा नहीं होगा तो कोई तो साधन आप निकालेंगे, और फ्री में कोई पैसा देगा नहीं तो गलत रास्ते पे जाएंगे आप। समझ में आ रही है बात। सरकार ने बहुत सारी चीजें देखी ना, इंदिरा 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 विधवा पेंशन योजना, अन्नपूर्णा स्कीम, चावल और गेहूं मिलता है बीपीएल को, एपीएल को भी अपना अपना फैसिलिटी है। समझ में आई बात। अब थोड़ा सा लिखिए इसके बारे में, उसके बाद फिर हम दूसरी चीज बनाएंगे। क्या हो गया? ILO defines, ILO, International Labour Organization, ILO defines social security as, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं सोशल सिक्योरिटी थोड़ा बहुत? सोशल सिक्योरिटी as the security that society furnishes the security that society furnishes the security that society furnishes, society देती है, to appropriate organization against certain risks to which its members are exposed. To which its members are exposed. These contingencies cannot be faced by the individual alone. These contingencies cannot be faced by the individuals alone. The 6 major contingencies of life are: the 6 major contingencies of life are, लिखते जाइए। पहला सिकनेस,
एक लाइन में मत लिखना, ऐसे लेंथ वाइज लिखो, वर्टिकली लिखो ऐसे 1 2 3 4, क्योंकि उसमें कुछ लिखवाएंगे। सिकनेस, सेकेंड डिसेबलमेंट, disablement, disablement, disablement. Third, maternity, 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 maternity. Fourth, unemployment. Fifth, old age. Sixth, death. Death. लिखिए। अब आप लोग एक do one thing, I'm writing few legislations, law है, एक्ट का नाम है, हम बोर्ड पे लिखते हैं, जैसे है स्पेलिंग सही सही लिख करके उतारिएगा, और फिर हम बताएंगे कि कैसे कैसे ट्रीट करना है, स्पेलिंग वगैरह गलत मत करना, फिर समझाते हैं इसमें क्या है। स्पेलिंग सही सही देखिए एकदम। मैम दिख नहीं रहा है। आप कॉपी में लिखिएगा, उसके नीचे लिखिए, अभी जितना लिखिए उसके नीचे लिखिए, और के बाद हम बताएंगे कि ये जितना लिखवाए हैं उसमें आपको नाम डालना है इसका। ईयर वगैरह देख के इतना गलत नहीं करना। वन टू थ्री फोर फाइव करके मार्किंग करो। Done writing?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन राइटिंग? पहला है रिपीट कर Yes, ma'am. रिपीट कर देते हैं, अगर बोर्ड शाइन वाइन कर रहा होगा, स्पेलिंग वगैरह गलत नहीं करना। द फर्स्ट वन इज द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। सेकंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। थर्ड, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। फोर्थ, the Maternity Benefit Act 1961. Fifth, the Payment of Gratuity Act 1972. आप लोग अपनी कॉपी में 1 2 3 4 5 करके लिखे हैं। अब देखिए, अलग अलग जो सिकनेस, मैटरनिटी, ये सब है, ये अलग अलग एक्ट में कवर्ड है। दो एक्ट में बहुत सारा ऐसा कंडीशंस है ये इसमें, सिकनेस मैटरनिटी में, जो एक से ज्यादा एक्ट में कवर्ड है, तो सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लिखना शुरू कीजिए, सिकनेस जहां है वो निकालिए। राइट डाउन। सिकनेस में लिखिए, जैसे सिकनेस लिखने का क्या मतलब हुआ कि आप लिख लीजिए फिर बताते हैं। सिकनेस में लिखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, तो उसको 1 करो। सिकनेस में 1, जैसे कि ये लिखा है ना सिकनेस, ऐसे सिकनेस लिखा है, यहाँ पर डाल के 1 करो, फिर अगर कोई और एक्ट होते हैं तो उसमें 3 करो, ऐसे करके, ठीक है। लिखो, सिकनेस में डालो ईपीएफ एंड मिसलेनियस, अपनी अपनी कॉपी देखो कि उसमें कौन सा लॉ है और डालते जाओ। सिकनेस में ईपीएफ 1952 1 लिखो, हाँ 1 लिखो, फिर समझ तो जाओगे ही ना, कॉपी में तो लिखा ही है। ईएसआई 2 डालो। ग्रेच्युटी मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। सिकनेस में डालिए ईपीएफ, हाँ 1 to 5 है, चलो 1 to 5 1 to 5। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पहला एक्ट है, जो दूसरा एक्ट है और जो 5वां एक्ट है, इसमें सिकनेस कवर्ड है। समझ में आई बात? अब 1 to 5। नेक्स्ट क्या है? डिसेबलमेंट है, डिसेबलमेंट में डालो कॉम्पेंसेशन 3 डालो। ईएसआई 2 डालो। ग्रेच्युटी कितना है? 5 क्या आया? 3 to 5 3 to 5 डालो। 2 3 5 में डिसेबलमेंट कवर्ड है। नेक्स्ट मैटरनिटी में डालो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 4 और द ईएसआई एक्ट 2 और 4 मैटरनिटी में, यानी सेकेंड एक्ट और फोर्थ एक्ट में मैटरनिटी का बेनिफिट्स दिया हुआ है कि कैसे कैसे छुट्टी या कैसे कैसे क्या प्रावधान है। अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट में डालो ईएसआई, अनएम्प्लॉयमेंट ईएसआई सेकेंड। फिर ओल्ड एज में डालो पीएफ, पहला ही होगा, पीएफ डालो और ग्रेच्युटी डालो। फर्स्ट और लास्ट में डेथ है, डेथ में डालो ईएसआई, कॉम्पेंसेशन, ग्रेच्युटी, पीएफ, ठीक है। कितना हो गया? अब यू लीव इट टिल हियर टुडे। आज आप इतना रखिए। सोशल सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन हुआ, समझ में आया सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, क्यों दी जाती है,
ये सारे एक्ट हैं जो सोशल सिक्योरिटी के एक्ट हैं। ये जो सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सोशल सिक्योरिटी के लिए सरकार ने बनाया है। अगले दिन आएंगे तो वो आपको हम थोड़ा सा लेबर लॉ का भी इंट्रोडक्शन देंगे और फिर सोशल सिक्योरिटी आगे बढ़ेगी। ठीक है।